इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का सर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह। Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will solve a GATE 2019 2019 में आया हुआ गेट का पेपर जो मॉर्निंग सेशन का है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्निंग सेशन गेट 2019 का पेपर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक, 1 to 65 तक हम जाएंगे और उनका डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम सेक्शन लेते हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा गया था। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछा गया था, यदि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। बोला था दे हैव कम ए लॉन्ग वे इंटरेस्ट द यूजर्स अमंग द यूजर्स। ठीक है, तो इसमें क्रिएटिंग लिखा था, लॉन्ग वेन क्रिएटिंग ट्रस्ट या फिर क्रिएशन ट्रस्ट या क्रिएटेड ट्रस्ट या क्रिएट ट्रस्ट। तो क्रिएटेड तो होगा नहीं, क्रिएशन भी नहीं होगा और क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हैव को देखेंगे और थर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे। लेकिन अगर हैव है तो यहाँ पर इसने कम भी तो लगा दिया है, तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म ये हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आएगा वे इन क्रिएटिंग अमंग द यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया द CEO's decisions to quit was shocking to the board as it was to। द CEO का डिसीजन था to quit was shocking to the board, it was to myself था, या देखो माई भी नहीं होगा, माई से काम नहीं चलने वाला, आई से भी काम नहीं, माई सेल्फ से भी नहीं, टू मी होगा यहाँ पर, वॉज टू मी यूजर्स का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। बोला था द लेक्चर वाज अटेंडेड बाय क्विट स्टूडेंट्स। क्विट मतलब शांत थे स्टूडेंट्स, सो द हॉल वाज वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्विट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की बात है तो यहाँ पर फ्यू स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर आप फ्यू लिखेंगे या फिर केवल फ्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम फ्यू की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल फ्यू तो नहीं, यहाँ पर अ फ्यू बात किया जाएगा या फ्यू। और जब बहुत ही कम स्टूडेंट थे तो हाल कैसा था, क्वाइट था। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग QUIET होने वाली है, क्वाइट लेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें दे क्या रखा था आपको, E=10 दे रखा था, J=20 दे रखा था, O=30 दे रखा था और T=40 दे रखा था। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था P + ES T। तो आपको ये देखना है कि जब E की वैल्यू 10 है, J की वैल्यू 20 है, O की वैल्यू 30 है, T की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर लगता है कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है। जैसे E आता है 5 नंबर पे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। J की बात करें, J 10 नंबर पे आता है, और जो इसमें हम J आता है 10 नंबर पे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 हो जाएगा। जब आप Q की बात करेंगे, Q कितने नंबर पे आता है, अब Q का भी रिलेशन देंगे, Q 15 पे आएगा। क्यों नहीं, यहाँ पर ये O है, O 15वें नंबर पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। और T की अगर बात करें, T की बात क्या आता है, U V W X Y Z। देखिए 6 नंबर इधर बच्चे को, ये 20 नंबर पे आने वाला है। जब 20 नंबर पे आने वाला है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई 40। तो यहाँ से हमें एक तो चीज़ पता चल गई है कि E और T ये नीचे वाली सीरीज में दे रखा है, 10 + 40 होने वाला है।
और लेकिन अगर P और S की हमें बात पता चल जाए तो हम इसका पूरा सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए S आता है 19 नंबर पे, 19 दूना 38 हो जाएगा। और देखिए अगर P की बात करेंगे, P आता है 16 नंबर पे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आएगा अपना 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है द बेस ऑफ स्ट्रेट लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए वर्टिकल पोल। देखिए वर्टिकल पोल है ये, यहाँ से आपका जो लैडर का बेस था, यहाँ से जो आपका लैडर का बेस था 6 मीटर अवे था। लैडर मेक्स एन एंगल द 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। लैडर ने लीजिए हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना लिया है। और बताइए इफ़ द लैडर इज रेस्टिंग एट द पॉइंट लोकेटेड ऑन द 1/5 ऑफ द हाइट ऑफ। देखिए इस पॉइंट पे इसने लोकेट किया, तो ये क्या है, ये जो हाइट अपनी है उसका h/5 है, पूरी हाइट अपनी h होगी। अब पूछा गया है द हाइट ऑफ पोल विल बी, तो यहाँ से क्या है, आप tan थीटा इक्वल टू h/5 लगाइए, ओके। यहाँ tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, डिवाइड बाई M6 करिए तो 6 × 30, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला 30। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला था। और देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे PQRST आपको दे रखा आर रिलेटेड एंड द बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। एक रिलेट कर रहे हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं PQRST। तो कह रहा है P इज़ द ब्रदर ऑफ S, Q इज़ द वाइफ ऑफ P and R and T are the children of siblings P and S respectively. Which one of the following statement is necessarily false? कौन सा इसमें स्टेटमेंट ऐसा होगा जो फॉल्स होगा? तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा द T इज़ द चाइल्ड ऑफ S, ठीक है। तो T इज़ द चाइल्ड ऑफ S, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, T S इज़ द आंट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। बहुत से लोग क्या करने वाले इसमें पूरी की पूरी लेसन क्रिएट करेंगे इसमें, और क्या होगा इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन जो है क्लिक कराएंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया फॉल्स वाला ऑप्शन पूछा गया था, फॉल्स वाला ऑप्शन पूछा गया था, ये मिस्टेक बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है ए स्क्वायर हैज द 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, the area of the larger square is 4 times and the area of smaller square, the side of larger square the centimeter is। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मान लिए हमारे पास कोई बड़ा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर इसकी डायमेंशंस क्या है x हैं, जो छोटा स्क्वायर है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी भाई x-5 होंगी। तो और देखिए तो हम इसका एरिया अगर निकालें, इसका एरिया निकालें और अगर इसका एरिया निकालें तो देखिए बड़े वाले का तो एरिया निकालेगा हमारा कितना x², तो इसका एरिया इज द 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर एरिया, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया, तो देखिए कुछ ये निकलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे, इसको आप खोलिए, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि 3x² - 40x प्लस का 100 इक्वल टू द 0। तो देखिए सर आपको यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आपको x की वैल्यू मिलेगी 30, x की वैल्यू एक मिलेगी 10, एक मिलेगी x की वैल्यू 10/3, ठीक है। 10/3 आपको एक x की वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 10 करेक्ट होगा एक, या तो फिर आप 10 ले सकते हैं, या फिर 10/3 ले सकते हैं। तो 10/3 ऑप्शन यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो फिर आपको 10 क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको 10 क्लिक करना होगा। नेक्स्ट इन अ स्पोर्ट अकेडमी ऑफ द 300 पीपल्स, स्पोर्ट अकेडमी हम जा रहे हैं, आपने देखा कि 300 पीपल हैं, इसमें 105 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 70 लोग ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, और 25 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी जो प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, एंड 15 पर्सन्स आर, कुछ ऐसे हैं जो
हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और 30 लोग ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। रेस्ट ऑफ देम ऑल 3 स्पोर्ट्स। What is the percentage of people who play least 2 sports, at least 2 स्पोर्ट? तो ऐसे लोगों का परसेंटेज क्या हो जो केवल कम से कम 2 गेम खेलते हो। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये बंदा जो क्रिकेट खेलता है, और ये बंदा जो हॉकी खेलता है, और ये बंदा जो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये पोर्शन ऐसा है जो हॉकी और इसको मैं क्रिकेट बोल दे रहा हूँ, इसको हॉकी बोल दे रहा हूँ, इसको फुटबॉल बोल दे रहा हूँ। तो ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पर लोग हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पर लोग यहाँ पर हॉकी और क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर हॉकी खेल रहा है बंदा, इस वाले पोर्शन में फुटबॉल खेल रहा है, तो इस वाले पोर्शन में फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। तो टोटल तो हमें दे रखा 300 है, ये टोटल दे रखा है कितना 300 है, और क्रिकेट खेलने वाले लोग 105 हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग 105 हैं, और यहाँ से हॉकी खेलने वाले लोग 70 हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोग 50 हैं। अब देखिए ये जो दोनों खेलते हैं तो इनका भी कुछ दे रखा है, ये जो खेलते हैं इनका भी कुछ दे रखा है, ये जो खेलते हैं इनका भी कुछ, बचा केवल इतना पोर्शन। तो हम अगर ऐसा करें कि C+F+H इक्वल टू कर दें 300 माइनस, आप इनको जोड़ें और इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको मिलेगा क्या 295 आपको मिलेंगे। कुछ 5 लोग ऐसे, कुछ आपको 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो हॉकी प्लस फुटबॉल और प्लस क्रिकेट तीनों खेलते हैं। परसेंट ऑफ पीपल प्लेइंग एट लीस्ट 25 स्पोर्ट्स। तो आप यहाँ से 25 देखेंगे, 15 देखेंगे, 30 देखेंगे, 5 देखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 25% लोग ऐसे हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो रेस्ट ऑफ देम ऑल 3 स्पोर्ट्स प्ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन बोला है द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द ट्राइबल कैरेक्टर्स माइट बी अ मेयर कोइंसिडेंस बट द टाइमिंग इज ऑफ इंटरेस्ट नन ऑफ दिस enough is to say that the tribal hero has achieved the Hindi cinema, or that the new crop of characters present the acceptance of the tribal characters in the industry. The film and the characters are too few to be described as the pattern. So who does the word arrived means in the paragraph? तो जो अराइव्ड का वर्ड है, इस अराइव्ड वर्ड का मीन है इस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, रीच द टर्मिनस या कम टू ए कंक्लूजन, अटेंस ए स्टेटस या वेंट टू ए प्लेस। तो यहाँ पर स्टेटस की बात करेगा, एक स्टेटस को अटेन कर रहा है तो अटेंस स्टेटस। अगर आप इस पैराग्राफ को बहुत ही थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए एक कुछ इसी टाइप का और क्वेश्चन दे रखा था, एक कोई इसी टाइप का और क्वेश्चन दे रखा था, इसमें भी पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। ओके चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सेक्शन जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। गए थे। हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के आए हुए क्वेश्चन, सेक्शन सिविल इंजीनियरिंग वाला हम देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा था, हमने एप्टीट्यूड वाला सेक्शन देखा, सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था सिविल इंजीनियरिंग में, पूछा गया था व्हाट इज द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ये हमें वेक्टर फील्ड दे रखा था, इसका कर्ल पूछा गया था, इसका कर्ल पूछा गया था। तो कर्ल आप जानते हैं क्या होता है, हम कोई भी वेक्टर होता है, देखिए हमारे पास कोई वेक्टर मैं एफ मान लेता हूँ, और इसको हम नाबला जो ऑपरेटर है, वैसे डेल ऑपरेटर वैसे बोलते हैं, डेल बोलिए चाहे नाबला बोलिए, इस ऑपरेटर से हम जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब ये देगा कर्ल, अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब देगा हमें डाइवर्जेंस। और अगर अपना कोई भी वेक्टर है, वेक्टर
हमें मान लिया कोई भी वेक्टर नहीं, या मान लिया कोई भी स्केलर क्वांटिटी दे रखी, स्केलर क्वांटिटी में दे रखी, अगर हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, नाबला ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, नाबला ऑपरेटर, इसके ऊपर नाबला ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें ग्रेडियंट मिलेगा। ओके, तो चलिए अपना यहाँ पर मेन फोकस क्या है, आई जे के वाली हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें आई जे के यहाँ से लेना है, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड लिखेंगे, और यहाँ पे आई जे के वाला टर्म यहाँ पर ही हम चीज़ें लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे यहाँ पर आई वाला जो टर्म है इसको हटाइए और आप इधर से देखिए, आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराइए, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कराइए, तो आपको यहाँ पर बाई मिल रहा है, तो माइनस का 4z मिलना चाहिए। अब आप ऐसे देखेंगे डेल ओवर डेल जेड यहाँ पे 5z स्क्वायर है, तो आपको माइनस में 10z मिलना चाहिए सर। ओके, अब आप जे वाला यहाँ पर टर्म देखेंगे, अब आप यहाँ पर जे वाला टर्म देखेंगे, आप इस वाले चीज़ को लीजिए, जब आप इस वाले चीज़ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा 0, और यहाँ पर इस वाले टर्म का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो मिलेगा 0। तो देखिए सर, इस तरह से हमको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को करना है, इसका कुछ नहीं, हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, और आई जे के टर्म में हमको एक यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन को यहाँ से हम मैच कर लेंगे सर। इस इक्वेशन को हम यहाँ से मैच कर लेंगे तो हमको मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ओके, यहाँ पर सलूशन आपको इसलिए दे दिया जा रहा है क्योंकि अगर आपको इस वीडियो में जो सारे के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर कुछ यहाँ पर मिस हो रहा है तो आप इस सलूशन को देख सकते हैं और आप पूरा प्रोसीजर समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइम कम है, इस समय जनवरी चल रहा है और टाइम आपके पास कम है, इसलिए आप अच्छी तरह से इनको कर सके। और देखिए आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, एनालिसिस ऑफ द वाटर सैंपल रिलेटेड, ओके, एनालिसिस ऑफ द वाटर सैंपल रिवील्ड दैट द सैंपल कंटेन्स फॉलोइंग स्पीसीज। ओके, आपको ये दे रखा है CO3 2 माइनस और Na+H+। ओके, आपको ये सारी चीज़ दे रखी, और कंसनट्रेशन ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एल्कलिनिटी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन दे रखे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ स्पीसीज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एल्कलिनिटी। तो आपको पता होना चाहिए जब हम एल्कलिनिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेना होगा। जब हम एल्कलिनिटी लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम एल्कलिनिटी कैलकुलेट करते हैं तो मतलब एल्कलिनिटी को बोले हैं क्षारकता, जब हम क्षार वाली कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सर कि HCO3 और H2CO3 साथ साथ नहीं आता है। HCO3 नेगेटिव जाएगा, H2CO3 एसिड बन जाएगा। जब एल्कलिनिटी की बात करें तो हम यहाँ पर एसिड क्यों ले रहे हैं भाई, ये कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ना H2CO3 को। तो बी में भी आप देख रहे हैं H2CO3 HCO3 साथ साथ है, ये भी, तो आपके 3 ऑप्शन कट जाएंगे सर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। देखिए 1 नंबर यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन एट एन डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इट्स वैल्यू इज टू बी इंटरपोलेटेड एट द पॉइंट एक्स स्टार यूजिंग ऑल द एन पॉइंट्स. The estimate is obtained first by the Lagrange polynomial denoted by the IL and then by the Newton polynomial denoted by the IN. तो देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा सर IL जो लैग्रांजे का पोलिनोमियल था और जो आपको न्यूटन का पोलिनोमियल मिल रहा था तो ये दूसरे के इक्वल होता है, कंसिस्ट होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नो डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस, कोई भी इसमें डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। तो रिलेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है इसके लिए आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा सर, लैग्रांजे जो थे, लैग्रांजेस फॉर्म इज मोर इफिशिएंट व्हेन यू हैव टू इंटरपोलेट द सेवरल डाटा सेट्स ऑन द सेम डेटा पॉइंट्स। जब हम बहुत से डेटा को उठा करके हम सेम डेटा पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं, तो हमें लैग्रांजे लेना होता है। न्यूटन्स का हम कब इस्तेमाल करें, मोर इफिशिएंट व्हेन यू हैव टू इंटरपोलेट डाटा इंक्रीमेंटली, सो नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। जब इंक्रीमेंटली डेटा को हम यहाँ पर कुछ इंटरपोलेट करने जा रहे हैं तो हमको ये न्यूटन वाला लेना होगा। लैग्रांजे के लिए हम क्या करेंगे सर, इंटरपोलेट द सेवरल डाटा ऑन द सेम डेटा पॉइंट्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर। The finest modulus of the sample of the fine aggregate is 4.3 and mean size of the particles between
किसके, ठीक है। तो हम देखिए सर, जब हम फाइनेंस मॉडुलस करते हैं, हम फाइनेंस मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फाइनेंस मॉडुलस ऑफ द सीमेंट्स, ठीक है। FM की बात करेंगे, चाहे सीमेंट की बात करें, फिर आप सैंड की बात करें, फिर आप क्ले की बात, किस सोइल की बात करें, तब आपको यहाँ पर क्या देखना होगा सर। तो हम क्या करते हैं, जब फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, 150 माइक्रोन की चलनी लेते हैं, सीप लेते हैं, 300 वाली लेते हैं, और यहाँ पे 600 वाली लेते हैं, 1.18 वाली लेते हैं, 2.36 वाली लेते हैं, फिर इसका दुगना कर देंगे तो 4.75, और आगे करेंगे तो 10 mm, फिर 20 mm, फिर 40 mm, फिर 80 mm, कुछ इस तरह की सीप्स लेते हैं। तो देखिए, अगर हम 150 माइक्रोन की सीप लेते हैं तो फाइनेंस मॉडुलस 1 के आसपास होता है, जब 300 वाली लेते हैं तो फाइनेंस मॉडुलस 2 के आसपास होता है, ओके। और आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम 600 लेते हैं, 300 का जब हम 600 की बात करें तो 3 के आसपास होता है। अगर हम 1.18 लेते हैं तो यहाँ पर हमें 4 मिलता है, और 2.36 लेते हैं तो 5 मिलता है। तो 4 और 5 के आसपास हमारा फाइनेंस मॉडल 4.3 है, तो इसका साइज वेरी करेगा 1.18 टू द 2.36 mm ऑफ दी सी, या पार्टिकल साइज बोल सकते हैं, ये पार्टिकल साइज, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर। देखा में कमांड एरिया ऑफ द कैनाल ग्रोज ओनली 1 क्रॉप। अगर कमांड एरिया किसी कैनाल का है, वो केवल 1 क्रॉप, जिसे बोलेंगे गेहूँ, वीट, इसको क्या कर रहा है, इसको ग्रो कर रहा है। द बेस पीरियड ऑफ द वीट इज 120 डेज। बेस पीरियड ऑफ द वीट इज द 120 डेज। तो चलिए बी की वैल्यू 120 दे रखी है। और बताइए सर, डेल्टा इज द 40 सेंटीमीटर। चलिए भाई, डेल्टा भी हमें देर का पूछा क्या है, द कैनाल डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेरी गुड, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द एरिया इन द हेक्टेयर अराउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर विच कुड बी इरिगेटेड इज, ठीक है। कैनाल का डिस्चार्ज देर का हम एरिया पूछा गया सर, एरिया पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, पहले हम यहाँ पर देखिए, बी देर का है, डेल्टा देर का, फार्मूला क्या पता, 8.64 V/D। अब देखिए सर, हम यहाँ से ड्यूटी निकाल लें, क्या ड्यूटी निकाल लें, 8.64, बी की वैल्यू 120 लगाइए, और डेल्टा की वैल्यू आप लगाइए कितना, 40, और आप यहाँ से निकालेंगे क्या, ड्यूटी। आप यहाँ से ड्यूटी निकालेंगे सर, आप यहाँ से इसको कुछ काटिए, और आपको यहाँ पर मिलेगा सर, ड्यूटी मिलेगा 2592। 2592 ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मीटर हेक्टेयर पर मीटर क्यूब, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब। अगर हमको यहाँ पर सर हेक्टेयर निकालना है, हेक्टेयर को कैलकुलेट करना, तब हम क्या करेंगे, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब, हेक्टेयर पर क्यूबिक, हेक्टेयर पर क्यूबिक, तो हम क्यूबिक से मल्टीप्लाई करा दें, तो उसे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, 25 दूरी 50, ठीक है। और 92 दे रखा, 51 पॉइंट समथिंग, 5184। ओके, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है, आप यहाँ से देखिए सर, ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, आपको ये पूरा कैलकुलेट करके लिखना था, 5184। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें आप नहीं बच सकते हैं, आपको क्वेश्चन करना होगा, और ये स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था ये, आई होप। अगला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव strength of the concrete required to project is a project of 25 MPa and the standard deviation observed the compressive strength। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह रहा 25 MPa दे रखा है, ये क्वेश्चन कितना आसान बना दिया, 25 MPa में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है, और का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कुछ इतना दे रखा है, 4 की वैल्यू दे रखी है, और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब टेस्टेड डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो यूजिंग द सेम मटेरियल एज यूज्ड इन द प्रोजेक्ट गिवन द बिलो। कुछ नीचे दे रखा वाटर सीमेंट रेशियो पूछा गया है सर, वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसके लिए इसने क्या बोला, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या जिसको बोलते हैं मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमको यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है, और उसके रिस्पेक्टेड, उसी के रिस्पेक्ट में वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है सर। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एवरेज या मीन, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या, FCK प्लस सिग्मा इंटू 1.65। ओके, तो देखिए, और सिग्मा की वैल्यू 4 इंटू 1.65 की बात करेंगे सर, और प्लस हम यहाँ पे लेंगे कितना, 25, और हमको यहाँ मिलेगा कितना, लगभग 30 के आसपास हमको वैल्यू मिली, 31 के आसपास हमें यहाँ वैल्यू मिलने वाली है, 31.6 हमको ये वैल्यू मिली है सर, MPa। अब आप देखिए यहाँ पर पीछे, अब आप इस टेबल में आइए, आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको पूछा वाटर सीमेंट रेशियो, आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है 36।
31.6 MPa 25 और 35 के बीच में है सर, 25 और 35 के बीच में है यहाँ पर 36 पॉइंट। तो अगर आप इसका सलूशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक वाला दे रखा है, जी बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक दे रखा, तो आपको यहाँ पर इसको किस तरह से इंटरपोलेट करना होगा, दिस इज द मेन थिंग। तो कुल मिला के हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी वैल्यू 50 से ज़्यादा आने वाली है। जो वैल्यू 50 से ज़्यादा आने वाली, तो आप यहाँ पर देखिए 50, ठीक है, हमको यहाँ पर 50 दे रखा था वाटर सीमेंट रेशियो। तो इंटरपोलेशन में लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इंटरपोलेशन में लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा गड़बड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमारी यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रहा है। देखिए 35 थी तो 45 है। जो हमारी यहाँ पर जो है ये कंप्रेसर 25 थी तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया था, ये इतना तो ये बढ़ गया था। जब बढ़ रहा है सर तो 50 माइनस करिए, 50 में से माइनस लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का रेशियो लेंगे, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 10 का डिफरेंस, इनटू 25 में से आपको जो वैल्यू मिली है 31.6, इसको घटाइए, 25 में 31.6 जाएगा, कितना 6.6, ठीक है सर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, 45 में से 50 को घटाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नीचे वाला डिफरेंस वाटर से ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला मिलेगा डिफरेंस, और इसका डिफरेंस लेंगे हम और मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम यहाँ पर, तो मिलेगा कितना 46.7। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर धीरे से। और देखिए, सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर द माइड ऑफ द मटेरियल डेंसिटी ऑफ ग्रोथ देयर की मूविंग थ्रू द एटमोसफेयर विद द वेलोसिटी v and the net force only due to the atmospheric pressure Fp acting on the sphere at any time। तो देखिए नेट फोर्सेस में पूछा है स्फीयर पे जो लग रहा है किसी टाइम पर। तो देखिए इस जो स्फीयर हमको दे रखा है, ये स्फीयर दे रखा है, इस पर क्या है, इस पर ये क्या है। तो पहले आप स्फीयर को समझिए, स्फीयर को समझिए। स्फीयर बोल कह रहा है प्रेशर से पूछा है, नेट फोर्स ओनली ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से बात करेंगे सर, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया नेट फोर्स, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है, तो हमें नेट फोर्स 0 मिलने वाला है, नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। क्योंकि जो प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है सर, प्रेशर एक कंप्रेसिव फोर्स होता है जो सभी डायरेक्शन में सेम लगने वाला है। जब सभी डायरेक्शन में सेम लगेगा तो नेट फोर्स क्या होगा सर, 0 होगा। An earthen dam of the height h is made of cohesive soil whose cohesion and unit weight are c and lambda। अब देखिए पूछा गया टेलर स्टेबिलिटी नंबर। आप खाली लास्ट वाली चीज़ को ध्यान दीजिए, टेलर स्टेबिलिटी नंबर पूछ लिया। टेलर स्टेबिलिटी, जी सर, टेलर स्टेबिलिटी का फार्मूला क्या होता था, C/, गामा एच लेते जो अपना इफेक्टिव स्ट्रेस को बताता था, और ये अपना अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता था, साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करते, ये होता था अपना SN टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द क्लोज्ड थिन वॉल्ड ट्यूब हैज़ अ थिकनेस T मीन इनक्लोज्ड एरिया विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द ट्यूब थिकनेस AM and shear stress tau, the torsional moment of resistance T of the section would be। ठीक है, यहाँ पर टॉर्जनल मोमेंट पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है क्लोज्ड थिन वॉल्ड, ठीक है। इसमें हमें टॉर्जनल मोमेंट कैलकुलेट करनी है, टाउ इंटू टी इक्वल टू होगा भाई कैपिटल T अपन 2am, ठीक है। अब आप यहाँ से T निकाल सकते हैं, 2am को आप इधर ले जाइए, टाउ इंटू टी करिए, 2am टाउ इंटू 2e, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, फॉर द चैनल सेक्शन सब्जेक्टेड टू द डाउनवर्ड वर्टिकल शियर फोर्स, डाउनवर्ड वर्टिकल शियर फोर्स लग रहा है एट इट्स द सेंट्रोइड
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज एंड वेव। तो देखिए सर, आप यहाँ पर ये देखेंगे, फिर आप ये कुछ इस वाले को लगाएंगे। तो देखिए चैनल सेक्शन आपको पता होना चाहिए चैनल सेक्शन में कौन सा क्या लगता है। चैनल सेक्शन में देखिए आप जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये मिलेगा। सेंटर पे जब वर्टिकल जो है कुछ फोर्स लगेगा तो कुछ आपको ये इस तरह का चैनल सेक्शन मिलेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बीच में जो लाइन दिख रही है, बीच में जो लाइन एरो साइड से जा रहा है, इसको बोलते हैं शियर सेंटर। शियर सेंटर के थ्रू ये लाइन जा रही है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अब आइए हम बात करें थोड़ी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन द फिगर। तो देखिए इस फिगर में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होने वाली है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर आप इसमें डायरेक्ट करने जा रहे हैं, आप इसमें लूप वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लूप, आप देखिए इसमें कितने क्लोज लूप बन रहे हैं। अगर क्लोज लूप कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जो नहीं बन रहा आप उसे भी क्लोज लूप कर दीजिए। देखिए हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्लोज लूप बनने के लिए क्या चाहिए कि ये फिक्स होना चाहिए। तो हमने एक यहाँ पर जोड़ दी और हमने एक यहाँ पर जोड़ दी रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन, तो ये फिक्स हो गई। एक लूप, दो लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, छठा लूप, तो 6 लूप, 6 × 3, 6 × 3 18, और 1 1 2 और 2 को माइनस करिए, कितना बचा 16। और ये कि हिंज है, हिंज वाले को भी आप यहाँ पर निकल 15 बचेगा। आंसर 15 आप है, 15 आपका यहाँ पर आंसर। आप यहाँ पर जस्ट 15 को पुट करिए। अब आइए हम अगला देखेंगे, स्ट्रक्चरल फेल्योर कंसीडर्ड इन द मैकेनिस्टिक मेथड ऑफ द बिटुमिनस पेवमेंट डिजाइन आर। स्ट्रक्चरल फेल्योर पूछा है, स्ट्रक्चरल फेल्योर्स कंसीडर्ड इन द मैकेनिस्टिक मेथड ऑफ द बिटुमिनस पेवमेंट डिजाइन। तो यहाँ पर आपको शियर लेना है, फटीग एंड रटिंग लेना है, फटीग एंड शियर लेना है, रटिंग एंड शियर लेना है। तो एज पर IRC 66/2012, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो फटीग एंड रटिंग मिलेगा, फटीग एंड रटिंग। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द ओनली प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की अगर बात करें सर, तो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही आर द प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। और ओजोन की अगर बात करें और पैन की बात करें प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट की बात करें, और फिर यहाँ से ओजोन की बात करें, तो ये दोनों जो है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर द ऑल एक्स क्लोज टू 0। तो देखिए कुल मिला के आपको ये चीज़ दे रखी है। अब आपको इसका करना क्या है, आपको इसका लिमिट सॉल्व करना है। और जब आप इसका लिमिट सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या सर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इसका ऊपर से डिफ्रेंशिएशन करिए, नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन करिए, फिर भी नहीं समझ आ रहा, फिर आप एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा, फिर आप यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो वेलोसिटी फील्ड दे रखी हमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लो सिस्टम इज गिवन बाई बी आपको दे रखा है, और आपको IJK की वैल्यू भी दे रखी है, एक्सेलरेशन एट द फ्लूइड 112 पर पूछा है, पॉइंट कोई दे रखा है आपको। तो आपको यहाँ पर करना कि आपको AX कैलकुलेट करना, AY कैलकुलेट करना होगा और AZ कैलकुलेट करना होगा। तो आपको इस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि आप AX को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा। आपको UVW लेना होगा, UVW तो आपको सभी मिलेगा। जब आप X की बात करें तो आपको X की डायरेक्शन कंपोनेंट मिलता है वो है U, तो आपको U को लेना है। आपको U को X के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिए, Y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करिए और Z के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, तो एक बार U से, एक बार B से, एक बार W से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा AX वाला कंपोनेंट। अब फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा AY वाला कंपोनेंट कुछ इस तरह से। जब आप AY वाला कंपोनेंट कुछ यहाँ से UVW
करेंगे और आप बाई के जब टर्म आएगा तो आप यहाँ पर बी को रखेंगे, बी को रखेंगे, बी को रखेंगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ से जो कोई इक्वेशन बनेगा आप ये लेंगे इक्वेशन, और एक्स वाई जेड की जगह पर आप 1 1 2 लेंगे, ठीक है। तब आपको जो यहाँ पर मिलेगा कुछ कंपोनेंट, ठीक है, तो आपको ए बाई मिलेगा, तो बाई में आप वो कंपोनेंट लीजिए, वहाँ पे जे पुट करिए। तो इस तरह से आप ए जेड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए जेड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए जेड मिलेगा आपको 10, ठीक है। तो उसमें आप के को लगाइए तो आपको ए एक्स मिला था कितना 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा 4j + 10k, 4j + 10k। अब देखें स्टील कॉलम इज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट द बोथ ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन at one end as a restraint only against the rotation but free to translate at the other ends. Theoretical and the design IS 800 IS 800 2007 values respectively of the effective length factor of column। जब आप एक एंड फ्री था, ठीक है, जब आप यहाँ पर देख रहे थे एक रेस्टेंट कॉलम है, बोथ ट्रांसलेशन और रोटेशन एट वन एंड इज रेस्टेंट ओनली अगेंस्ट द रोटेशन बट फ्री, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लेनी है 1, यहाँ पर आपको फैक्टर मिलेगा 1 एंड 1.2 आपको स्टील स्ट्रक्चर में एक कॉलम जो लास्ट में मिलता है आपको। ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए। अब देखिए ये यूक्लिडियन नॉर्म लेंथ ऑफ द वेक्टर कुछ आपसे ये पूछा गया था। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, 4 दे रखा है, -2 दे रखा है, -6 दे रखा है। तो आप इसको उठाइए, इसका स्क्वायर करिए, इसको उठाइए, इसका स्क्वायर, इसको उठाइए, इसका स्क्वायर प्लस में लगाइए, उसको आप ले लीजिए कि √। 56 मिलेगा आपका आंसर, ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़िए और आप देखने में कुछ देखेंगे PI और PO, TI एंड TO, कुछ आपको ये मिल रहा है। मैं आपको बता दूं इसमें आप क्या देखें, प्रेसिपिटेशन और टाइम की बात कर रहा हूँ। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ की बात करें तो देखिए ये जो कुछ बड़ा वाला मिलता है ये इनफ्लो होता है, और जब आप यहाँ से कुछ जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आउटफ्लो। तो सर आप यहाँ से देख सकते हैं जो पीक जो होती है इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की इज ग्रेटर देन द पीक ऑफ द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, PI ग्रेटर देन द PO। अब जब आप यहाँ से टाइम की बात करेंगे सर, टाइम की बात करेंगे तो आपको T इनफ्लो और T आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में जो टाइम है सर ग्रेटर देन होगा T इनफ्लो के। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग फाउंडेड ऑन अ क्लेई सोइल was completed in the January 2010 जो है 2014 एवरेज कंसोलिडेटेड सेटलमेंट। ये कहने का मतलब सर इसमें ये बोला है एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एकदम सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आपको इस तरह के क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा भाई बिल्डिंग हमने नई बिल्डिंग बनाई थी जनवरी 2010 में, जनवरी 2010 में हमने एक बिल्डिंग बना ली थी, और जनवरी 2014 में हमने क्या देखा सर, एवरेज कंसोलिडेटेड सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन के लिए बाद रिकॉर्डेड इज 10 mm, 2014 में 10 mm सेटलमेंट मिला सर। अल्टीमेट सेटलमेंट एस्टिमेटेड द 40 mm अल्टीमेट सेटलमेंट है ये। अब क्या कह रहा है, कंसीडरिंग द डबल ड्रेनेज कंडीशन, भाई डबल ड्रेनेज कंडीशन अगर हो रही है एट द क्ले सोइल, एट साइड क्ले सोइल की साइड पे, द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेटेड सेटलमेंट था जनवरी 2019। अब आप हम बताइए सर जनवरी 2019 में एक्सपेक्टेड सेटलमेंट कितना होगा। तो देखिए सर आपको यहाँ से पता होना चाहिए, जब अल्टीमेट हमें दे रखा है 40 और रिकॉर्डेड दे रखा 10/40 आप करिए सर, और आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको यहाँ मिलेगा 0 से 0 जाएगा, 25% मिलेगा सर। आपको यहाँ पर 25% सेटलमेंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं U% में मिलेगा, 25% मिलेगा। जब 25% लेस देन 60 तो आप फार्मूला लगाइए, TV का फार्मूला लगाइए,
π/4 इंटू द u का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर आप मारिए सर, तो आपको टी की वैल्यू यहाँ पर कुछ मिलेगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखेंगे, टी का फार्मूला एक और होता है π/4 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, π/4 इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू CBT अपॉन द डी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, u का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी का स्क्वायर, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब चाहिए क्या, टाइम। अब देखिए u1 का स्क्वायर अपॉन द u2 का स्क्वायर इक्वल टू द टाइम की अगर बात करें तो u बनाने में हमें कितना टाइम लगा था भाई सर, 10% होने लगा था 4 साल 2010 से 2014 में। अब बचा हुआ कितना है, अगर 10 से हम 19 में आ रहे हैं तो कितना साल भाई, 9 साल। तो सर अब हम यहाँ पर u2 कैलकुलेट कर सकते हैं 0.375। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर। 0.375 आपको u2 मिला था। अब आप देखिए टोटल रिकॉर्डेड कंसोलिडेशन कितना आएगा, 0.375 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और आप देख सकते हैं 15 में आएगा। नोटेशन SC एज फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड। SC मतलब सैंडी क्ले, ये क्ले ही सैंड। तो आप देखिए सैंडी क्ले तो नहीं बोलेंगे, सैंडी क्ले मतलब सैंडी क्ले का मतलब क्या है, ऐसी क्ले जिसमें सैंड है, मतलब सैंडी क्ले नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लेई सिल्ट बिल्कुल चल सकता है, क्लेई सिल्ट चल सकता है, ये नाम सही, सिल्टी क्ले नहीं चलेगा, लेकिन क्लेई सैंड यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि SC सिल्ट को तो M से दिखाते हैं ना, वो से दिखाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इन द मिड ब्लॉक सेक्शन ऑफ द हाईवे follow the green shield model if the free flow speed Bf and the jam density Kj, maximum flow observed on this section is ठीक है, on the section is। तो देखिए आप जब पढ़ेंगे तो Bf और Ki या Kj 4, तो आपको डिवाइड बाई 4 वाला मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट, और आप यहाँ से ऑप्शन डी मारेंगे। तो देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने अब भी नहीं पढ़ा है तो आप ग्रीन शील्ड मॉडल हाईवे में पढ़िए, ग्रीनबर्ग मॉडल पढ़िए। अब ग्रीनबर्ग मॉडल पढ़ने के बाद आप पढ़िए यहाँ पर सिग्नलिंग में वेबस्टर मेथड आप पढ़िए, और पी कवर फैक्टर पढ़िए, और पी कवर फैक्टर आप पढ़ लें तो उसके बाद आप एक बार पढ़िए CBR पढ़िए आप यहाँ से, ठीक है, जिसमें हम मार्शल मिक्स डिज़ाइन की बात करते हैं। आप ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं और आप उसको प्रैक्टिस करिए कि अगर किसी भी तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीपेज फ्लो पढ़ा है, सीपेज फ्लो में आपने आइसोट्रोपिक सॉइल में जो हम निकालते थे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, क्यों निकालते थे, डिस्चार्ज निकालते हैं अंडर द डैम पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, हम डिस्चार्ज निकालते थे KH NF/ND। हमने ये देखा था कब, जब आइसोट्रोपिक सॉइल थी, जब एन आइसोट्रोपिक सॉइल है। अभी आप कॉपी को उठाइए और अपने नोट्स को उठाइए, फिर से देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। जब एन आइसोट्रोपिक सॉइल होती है, सॉइल डिपोजिट होता है, तब यहाँ पर जो हमें फार्मूला मिलेगा, जो हमें स्केल का फैक्टर जो मिलेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मिलेगा √KZ/KX। तो ये देखिए किस तरह से जा रहा है। आप देखेंगे जब हम फ्लो नेट देखते थे एनाइसोट्रोपिक सॉइल के लिए, तो यहाँ पे हमें लाप्लास इक्वेशन मिलता था। हम H को लेते थे, उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x², एक बार लिया h² को, h का डिफरेंशिएशन में 2 बार किया किसके, z के रिस्पेक्ट में, तो KX और KZ हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर बाद में हमने क्या किया सर, ये जो z है, z को हमने कॉमन ले लिया तो KX/KZ हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अपना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो हम XT को ले रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो अपना x की जगह पर जो हम पुट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे XT, तो x √KZ/KX जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम dH²H/dx² की बात कर रहे हैं सर, तो हमको ये चीज़ यहाँ पर पुट करनी होगी, तभी तो ये जाके ऊपर उल्टा होगा। तो ये XT का है, तो ये फार्मूला होता है XT = x KZ/KX अंडर रूट में, अगर हम x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, XT √KX/KX
अपान के जेड। ठीक है, अब आप इस वाली चीज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। आप इस वाली चीज़ को जब यहाँ पुट करेंगे तो आपका ये चीज़ कट जाएगा और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्या, डी स्क्वायर एच एक्स टी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच और डी जेड का स्क्वायर। तो सर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिला है, रूट में के जेड अपन के एक्स। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आप देख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा साइन हाइपरबोलिक ए टी का आपको मिलेगा। तो देखिए साइन की अगर हम बात करेंगे तो आपको ऊपर तो ए लेना होगा और डिवाइड में करना होगा एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आप केवल 4-5 चीज़ें पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा कुछ साइन वाला टर्म, कॉस वाला टर्म, डायरेक्ट हाइपरबोलिक वाला होता है वो आपको लेना, जो डायरेक्ट वाले होते हैं वो लेना, ई की पावर समथिंग वाले होते हैं। आपको बस केवल 4-5 चीज़ें ध्यान रख लेनी है। देखिए डेटा फ्रॉम क्लोज्ड सर्वे क्लोज्ड ट्रेवर्स PQRS आर गिवन इन द टेबल। देखिए आपको डेटा दे रखा है, क्लोजिंग एरर फॉर द ट्रेवर्स PQRS इन द डिग्री। आपको यहाँ पर क्या पूछा, क्लोजिंग एरर पूछा डिग्री में। तो देखिए ये इंक्लूडेड एंगल सारे दे रखे हैं, हमको पता कि यहाँ पे 4 दे रखा 2n-1 × 90। अगर आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ पर 4 जो n की वैल्यू 4 दे रही, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 में से 4 दूनी 8 और में से 1 गया, बचे कितना 7 और 2n-1 नहीं 2n-4 × 90 होता है। कितना होता है 2n-4 × 90 होता है। ठीक है, 2 × 4 -4, 8 में से 4 ही बचेगा, 90 ये है तो 360 मिलेगा। और आप इन सबको जोड़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें तो नंबर समझो फ्री में ही देने वाले था। 13 और 10, 23 का 3 हासिल 2, 8 2 10, 10 और 18 18 36, 363, 360 में से 63 घटाई कितना हो जाता 3 मिला है यहाँ पर। 3 डिग्री का हमें यहाँ पर एरर मिला, क्लोजिंग एरर जिसको बोलेंगे 3 डिग्री। व्हीकल इज मूविंग ऑन द ग्रेड ऑफ द 4%। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें घुसाया है। व्हीकल इज मूविंग ऑन द ग्रेड ऑफ द 4%, प्लस का है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, कंसीडर द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन इज 0.46, डजंट मैटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 10 दे रखा है। अप्लाइंग द ब्रेक्स टू रीच द स्पीड, इसने ब्रेक लगाया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर पहुंचने के लिए। द रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंगल एच। तो देखिए आपको पूछा गया है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए सर यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहिए, S = B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस माइनस n। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहाँ से देखेंगे तो जो इसने फार्मूला लगाया है B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर प्लस 2AS, आपको ये लगाया फार्मूला। अगर आप यहाँ पर B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर = 2AS कर देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखिए कि S = B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस F के साथ में प्लस n% में कितना 4%। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब आप S कैलकुलेट करोगे आपको मिला 30 आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, बोलेगा 30। अगला देखिए ब्रॉड गेज रेलवे
लाइन पास थ्रू द हॉरिजॉन्टल कर्व सेक्शन रेडियस कुछ इतना ऑफ द लेंथ 20 मीटर अलाउबल स्पीड। तो देखिए सर अलाउबल स्पीड कितना, अलाउबल स्पीड ऑफ द पोर्शन इज 100 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द करंट। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज इक्वल टू दिस। तो देखिए सर रेडियस दे रखा है 875, स्पीड दे रखा है 100, जी की वैल्यू दे रखा है 1750। तो सर आपका फार्मूला क्या होता है, GB²/127R। तो हम जी लीजिए 1750 और स्पीड आपको 100 दे रखी V²/127 इंटू आर की वैल्यू 875। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 157.6। When a specimen of the M25 is loaded at the stress of the 150 MPa, the strain कुछ इधर की strain रिकॉर्ड उसने कर रखी है सर, strain रिकॉर्ड कर रखी है। अब the load is allowed to stand for the longer time, the strain increases। strain कितनी increase की 100.1000 to 10⁻⁶ in accordance with the provision of the IS 456/2000। considering the long term effect को भाई हम कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सर, तो इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना होता है E(θ/E) शॉर्ट टर्म अपॉन 1+θ। ठीक है, तो आपको पता चाहिए सर थीटा क्या होता है। थीटा इज द क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट इज नथिंग बट इज द स्ट्रेन में इंक्रीमेंट कितना होता है, चेंज इन स्ट्रेन। तो देखिए सर ये कितना आएगा, लॉन्ग टर्म में कुछ अपना इतना था, इनिशियल अपना इतना था, अपान इनिशियल आपका फिर इतना, तो आपको मिलेगा क्या 1। तो ES की वैल्यू 5000√FC के होता है 25 और 2 है 2500। आप यहाँ पे करिए 25 से करिए मल्टीप्लाई तो 125 00 MPa। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आप देख रहे हैं y > द x। तो देखिए सर आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूनिफॉर्म फंक्शन है ना, तो आपको y = x। तो आप देखेंगे कुछ y > x ना, y = x ना, y > x। तो देखिए y > y यहाँ पर है और x यहाँ पर, y ये है और x ये है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये कितना मिल रहा है, बिट्स की बात करें तो y - x आपको मिल रही है। इस फंक्शन की बात करें ये चीज़ हमको कितनी मिल रही है, fx मिल रही है। टोटल एरिया आप जानते हैं कितना होता है, टोटल एरिया अंडर द कर्व आपको मिलेगा कितना 1। तो fx इंटू y - x जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 1। तो fx = 1/y - x आपको करना होगा। तो 1 - y/x इट इज स्टैंडर्ड थिंग। हमको ये मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। द यूनिफॉर्म अराइवल एंड द यूनिफॉर्म सर्विस रेट्स ऑब्जर्व्ड ऑन द अप्रोच रोड टू द सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन 20-50। ठीक, कुछ इतना। फॉर द सिग्नल रेड टाइम 30 सेकेंड। इफेक्टिव ग्रीन टाइम आपको कुछ इतना दे रखा है, रेड टाइम 30 और ग्रीन टाइम भी 30। Assume that initially there are no vehicle. The average delay per vehicle using the approach road during the cycle length. एवरेज डिले पूछा गया है, एवरेज डिले सर यहाँ पर पूछा गया है। तो आप एवरेज डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज डिले इज द एरिया अंडर द कर्व। अगर आप एवरेज डिले पर व्हीकल की बात करें, अब ग्रीन टाइम दे रखा है और रेड टाइम भी दे रखा है, तो आप एवरेज डिले का फार्मूला लगा सकते हैं। एवरेज डिले का फार्मूला लगाइए C1 - G/C, ग्रीन टाइम अपन द साइकिल लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
टू 1 माइनस बी अपॉन एस, 1 माइनस बी अपॉन एस। तो देखिए सी साइकिल लेंथ की 30 ये है, 30 ये तो 60 हो गया ये, और जी की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 60। तो आप यहाँ से सर इसका स्क्वायर करिएगा, 2 ये मिलेगा 1 माइनस 20/50। 50 आपको क्या चीज़ दे रखी है, 50 आपको ये वाली चीज़ दे रखी है, ये वाली चीज़ 50 दे रखी है, और 20 आपको ये वाली चीज़ दे रखी है, व्हीकल पर मिनट। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले ये देखिए, अब जब हम यहाँ पर रेट टाइम की बात कर रहे हैं, रेट टाइम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रीन टाइम की, ये पूरी साइकिल लेंथ की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म अराइवल रेट एंड द यूनिफॉर्म सर्विस रेट। अराइवल रेट मतलब व्हीकल आ रहा है, और सर्विस रेट मतलब व्हीकल जा रहा है। ठीक है, तो आप अराइवल रेट की जब यहाँ से बात करेंगे सर, अराइवल रेट मतलब व्हीकल अराइव कर रहा है, और यहाँ से सर्विस मिल रही है व्हीकल को। ठीक है, आर ये रेट टाइम है तुम्हारा, आर यहाँ तक का, और यहाँ से जी, जब जी वाले रेट टाइम में ये जाएगा तो इसका मतलब जी वाले टाइम में जाएगा ग्रीन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से मतलब व्हीकल निकल रहा है रोड से। अच्छा, हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम आंसर मिलेगा 12.5। तो 12.5 आपको डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना था। देखिए बहुत सा फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। एक रोल्ड बीम सेक्शन है, रोल्ड आई सेक्शन है, बीम इज सपोर्टेड ऑन द 75 mm वाइड बियरिंग द प्लेट एज शोन इन द फिगर। थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड द वेव ऑफ द आई सेक्शन are 20 mm and the 8 mm respectively. The root radius of the I section is 10 mm. Assuming the material yield stress Fy, the 250 MPa, partially factor of safety 1.10। बीम सेक्शन में क्या पूछा है, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग वेव बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज। ठीक है, तो आपको यहाँ से इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना होगा, 75 इंटू 2.5 इंटू फ्लेंज थिकनेस इंटू द रूट रेडियस इंटू 8। तो आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आप यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर ले जाएंगे AG इंटू द FY अपॉन 1.1 आप यहाँ पे कर लेंगे। आपको मतलब यहाँ पे ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एरिया। कुल मिला के आप यहाँ से देखेंगे क्या सर, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको बियरिंग स्ट्रेंथ देखना है। बियरिंग स्ट्रेंथ, जब बियरिंग स्ट्रेंथ का टर्म आता है तो Fy को हम 1.1 से डिवाइड करते हैं, फैक्टर से भी आपको यही लेना होता है। ओके, अब आप इसका ये समझिए कि आपको ग्रॉस एरिया इसका कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपको यहाँ पर इसका ग्रॉस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, आप देखिए 75 आपको ये मिलेगा, आपको इसका 75 मिलेगा प्लस 2 इंटू द फ्लेंज थिकनेस मिलेगा। एक फ्लेंज थिकनेस ये है और एक फ्लेंज थिकनेस ये है, 2 इंटू फ्लेंज थिकनेस मिलेगा। रूट रेडियस अब आपको देखना होगा, रूट रेडियस रूट लेंथ आपको पता है, रूट रेडियस आप यहाँ पर लेंगे। वो आपको मिलेगी कितनी, 10 और 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 इज द थिकनेस। तो आप एरिया कैलकुलेट कर ले जाएंगे तो आप Fy भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। द क्रिटिकल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन इज 1000 MPa. It is given that the yield strength of the steel is 250 MPa, the width of flange is 250 mm and thickness of flange is 15 mm as per the provision of IS 8000/2007. The non-dimensional slenderness ratio can be calculated by। तो देखिए नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है सर, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट में Fy अपान FCC लेना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर 250 रखना होगा Fy की वैल्यू, और 1000 करना होगा, 1/4 मिलेगा।
ओके 1/4 मिलेगा, तो आप इसका लिख सकते हैं जो 0.5 मिलेगा आपको इसकी वैल्यू। एट द फुट ऑफ द स्पिलवे वाटर फ्लोज एट द डेप्थ ऑफ द 20 सेंटीमीटर विद द वेलोसिटी ऑफ द 8.1 मीटर पर सेकंड एज शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में ये कुछ स्पिलवे का प्रोफाइल दे रखा है। देखिए आपको कुछ ये दे रखी है। y1 यहाँ पर पूछा है, y1 यहाँ पूछा है आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप फ्लो इंटर्स एज एन M3 प्रोफाइल, फ्लो इंटर्स एज एन द M3 प्रोफाइल इन द लॉन्ग वाइड रेक्टेंगुलर चैनल विद बेड स्लोप इज 1/18। अब माइनिंग कोएफिशिएंट जब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ आपको ये भी चीज़ दे रखी है, हाइड्रोलिक जंप भी दे रखा है, फाउंड सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्पिलवे। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये दे रखा है और आपको यहाँ पर सारी की सारी अपनी कॉन्सेप्ट लगानी है। जब बाई की वैल्यू आपको कुछ ये दे रखी है और बी की वैल्यू कुछ आपको ये दे रखी है, तो पहले तो आपको इसमें कैलकुलेट करना क्या होगा, पहले आप यहाँ से क्यू निकालिए, बी इंटू वाई होता है, ठीक है, तो 1.863 आप निकालेंगे। आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आपको स्लोप यहाँ पर दे रखा है, जब आप यहाँ से कुछ क्यू इंटू ये समथिंग करेंगे, क्यू इंटू बी करेंगे और एरिया को आप बी इंटू बाई लिखेंगे, आप रेक्टेंगुलर से मानेंगे, ठीक है, तो आप वाइड रेक्टेंगुलर है तो r इक्वल टू बाई आप करिए। जब आप r इक्वल टू बाई यहाँ से करेंगे सर, तो आपको कुछ आपको ये मिलेगा और आप यहाँ से बाई एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप फ्लो प्रोफाइल विद फ्लो नॉर्मल डेप्थ आप बाई एन देखेंगे आफ्टर जंप। अब देखिए, अब आप वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें, आपको बाई से कैलकुलेट करना होगा। बाई से आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको सर क्या पता चल रहा है, 0.707 मीटर आपको बाई से मिल रहा है और बाई एन इक्वल टू हो जाएगा अपना y2 के बराबर, तो 1.11 हम इसको ले लेंगे। अब आप यहाँ से देखिए सर, अब आपको यहाँ से F2 कैलकुलेट करना हो, जिसको बोले फ्राउड नंबर, तो Q² G/2Q, तो यहाँ से आपको F2 कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि अब आपको यहाँ से y2 कैलकुलेट करना होगा। अब आप यहाँ से देखिए y1/y2 इक्वल टू 1/2, या फिर माइनस कर सकते हैं, -1 + 1 + √8f1 का स्क्वायर, ठीक है, 8f2 का स्क्वायर, जो भी आपको मिली वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो आप निकालेंगे सर y1 0.417 मीटर इज लेस देन द y से, मतलब y से ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो, और आप यहाँ पर जस्ट बिफोर द डेप्थ ऑफ फ्लो, जस्ट बिफोर द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट बिफोर द डेप्थ ऑफ फ्लो आपको मिलेगी y1 की वैल्यू 0.417। Consider the reactor shown in the figure. The concentration of the compound in the influent and the effluent C0 and the C. The flow rate through the reactor is the Q meter की बराबर respectively the compound degraded. ओके, आपको कुछ PFR कुछ ये चीज़ सारी चीज़ें दे रखी हैं और C0/C की वैल्यू आपको दे रखी है। LCMFR और LPER राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो आप कुछ ये चीज़ देख सकते हैं और इसमें पूछा क्या है सर, आप कुछ ये डायग्राम देखेंगे और इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है L कॉम अपान L प्लग का रेशियो पूछा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन करने के लायक हो जाते तो आप इस क्वेश्चन करिए। अ सीरीज ऑफ द परपेंडिकुलर, और इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफसेट टेकन फ्रॉम द कर्व्ड बाउंड्री वॉल टू ए स्ट्रेट सर्वे लाइन, द इंटरवल 6 मीटर आर 1.22, 1.67, 2.04, 2.34, 2.14, 1.87 and the 1.15 meter. The area bounded by the survey line
कर्व्ड बाउंड्री वॉल, फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफसेट डिटरमाइंड यूजिंग द सिम्पसन रूल। ठीक है, पहला सिम्पसन रूल को यूज करके हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 6 मीटर का सर इंटरवल दे रखा है। और देखिए आपको लगाना क्या होगा, आपको लगाना होगा फार्मूला h/3 और पहला प्लस लास्ट, पहला लेना है प्लस लास्ट लेना है, प्लस हमें और क्या लेना है 4 टाइम इवन लेना है और 2 टाइम्स ऑड लेना है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑड लेना है, 4 टाइम्स इवन लेना है। जब हम ये सब करेंगे तो हमको मिलेगा कितना 68.50 मिनट। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स द 6000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे। एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड in a clarifier. A column test indicates that an overflow rate of the 1.5 meter per hour would produce the desired removal of the particles through the settling in the clarifier. The depth of the 3 meter and the volume required clarifier. ठीक है, आपको यहाँ पर क्लेरिफायर का वॉल्यूम पूछा गया है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तब क्लेरिफायर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्लो रेट आपको दे रखी है, ओवरफ्लो रेट आपको दे रखी है, हावर में दे रखी है, आपको दिन में लेना है। ठीक है, आपको दिन में लेना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 36 घंटे होते हैं, इस तरह से आपको लेना है। और आप यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ पर फ्लो रेट देखनी, फ्लो रेट का फार्मूला फ्लो एरिया निकालेंगे तो फ्लो रेट अपॉन द ओवर फ्लो रेट आप करेंगे तो यहाँ से आपको एरिया मिलेगा जितना। जब आपको एरिया मिल गया, एरिया में डेप्थ से मल्टीप्लाई कराइए, निकल आएगा अपना वैल्यू। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द फ्लेक्सिबल पेवमेंट हैज द फॉलोइंग क्लास ऑफ द लोड्स ड्यूरिंग द पार्टिकुलर आवर ऑफ द डे। 80 buses with 2 axle, 160 trucks with 2 axle. The equivalent standard axle load repetition for the vehicle combination as per the IRC 37/2012 would be। देखिए सर, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कितनी बसें हैं, कितना उनका लोड है, तो आपको कुछ यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, कुछ आपको देखना होगा। देखिए 80 बसेस हैं और 2 एक्सल है। ठीक है, और आप यहाँ से देखिए 100 ट्रक्स हैं और देखिए आप यहाँ पर 2 एक्सल है। और आप यहाँ पर ब्रैकेट में देख सकते हैं ईच एक्सल लोड कितना 40। फ्रंट ऑफ द रियर एक्सल की अगर बात करें तो 40 एंड 60 इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल लोड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो 80 बसेस हैं तो आप 80 से मल्टीप्लाई कराइए। इधर से आपको 40 दे रखा है, 80 बसेस है तो आप 80 से मल्टीप्लाई कराइए। 40 आपको दे रखा है तो आप यहाँ पर 80 लीजिए, इसका पावर 4 प्लस आपको 80 और दे रखा है तो 40/2 एक्सल वाला है ना, तो इसकी पावर 4 प्लस 160 ट्रक्स आपको दे रखे हैं तो आपको 40/80 का पावर 4 करिए। तो आप कुछ इस तरह से ये देखिए 2 स्टेप में सब सारी चीज़ों को ले जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 160 प्लस 10 170 प्लस 5 × 5 180 वाला ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। कॉन्सेंट्रेट प्रोबेबिलिटी टेस्ट वर परफॉर्म्ड ऑन द 2 soil specimen S1 and the S2. The ratio of the height of the 2 specimen LS1 and the LS2 is the 1.5. The ratio of the diameter of the specimen DS1 and the DS2 is the 0.5. द रेशियो कांस्टेंट हेड कुछ इस तरह से मिलेगा। और आप सारी चीज़ों को देखें तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ से सर देखिए के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू फार्मूला क्या होता है QL अपान HA, या फिर आप ये कह सकते हैं BL/HAT। कुछ आपको ये फार्मूला मिलेगा तो आप देखेंगे LS1 अपान द LS2 3/2। ठीक है, और आप यहाँ DS1 अपान DS2 देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना 0.5। ठीक है, तो आप यहाँ से एरिया वन निकालेंगे। कुछ हम इस तरह से चारों चीज़ों में आपको यहाँ पर रिलेशन मिल रखा है और आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। आप देखेंगे
KS1 / KS2 = 3। ओके, अगला देखिए, लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 10 kN एंड द कंसंट्रेटेड लोड द 60 kN आर मूविंग टुगेदर ऑन द बीम ABCD shown in the figure, not drawn to the scale. The relative position of the two loads are not fixed. The maximum shear force caused by the internal beam, the internal hinge due to the two loads. इंटरनल हिंज पे दोनों लोड की वजह से क्या मिलने वाला है इसका मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए इंटरनल हिंज पे आपको मिलेगी यूनिट 1 और आप वहाँ से 1 और यूनिट को लेकर के एक बार उसका आप ये मारिए, एक बार उसका ये मारिए, वीडियो लीजिए और आप पॉइंट रोड एक बार लगाइए तो आपको मिलेगी वैल्यू कुछ दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो स्क्वायर फुटिंग आपको दे रखी है। स्क्वायर फुटिंग आपको दे रखी है 2 मीटर साइड्स रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द होमोजीनियस सॉइल बेडिंग। ठीक है, सॉइल बेड हैविंग आपको सी की वैल्यू दे रखी है, एंगल ऑफ इंटरफेरेंस दे रखा है, गामा दे रखा है आपको, और ट्रेजैगी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर 5 दे रखा है, एनसी दे रखा है और एन क्यू दे रखा है, एन गामा दे रखा है, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, डेस वाला भी दे रखा है और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछा गया है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर एनसी वैल्यू लेनी होगी और एनसी डेस वाली लेनी होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर सी डेस वाली वैल्यू लेनी होगी क्योंकि आपको ये चीज़ कुछ स्पेसिफिक दे रखी है, तो आपको स्पेसिफिक वाली चीज़ लेनी ही चाहिए सर। तो जब आप एनसी डेस लेंगे तो आपको यहाँ पर 2/3 लेना होगा, 2/3 ऑफ द एनसी लेना होगा आपको यहाँ पर। होमोजीनियस सॉइल है जिसकी प्रॉपर्टीज ट्रेजैगी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ पर एनसी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? एनसी की वैल्यू आपको एनसी तो नहीं बल्कि आपको एनसी की वैल्यू आपको सी डेस वाली ही लेनी है और जो सी की वैल्यू वो लेनी है 2/3 ऑफ दिस। और आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ये सारी वैल्यू कितनी 353.92 kPa के आसपास मिलेगा। 5 इज लेस देन द 29 फुटिंग रेस्ट ऑन द ग्राउंड। अगर 5 की वैल्यू 29 से कम है, 5 की वैल्यू अगर 29 से कम है तो इसका मतलब क्या है? 5 की वैल्यू अगर 29 डिग्री से कम है तो इसका मतलब क्या है भाई? सॉइल अपनी फुटिंग जो है ग्राउंड पर है। जब फुटिंग अपनी ग्राउंड पर है, जब फुटिंग अपनी ग्राउंड पे है तो सी डेस हम लेंगे यहाँ पर 2/3 ऑफ द सी। और देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह का आपकी क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्ट हम वो वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर 5 को देखा। 5 की यूनिट जो 5 की वैल्यू थी यहाँ पर आप देख सकते हैं सर 25 और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें जो कंडीशन में मालूम होती है हमें 5 की वैल्यू अगर 29 से कम है तो मानेंगे फुटिंग रेस्ट ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू होगी 0 और सी डेस की वैल्यू हम देंगे 2/3 ऑफ दिस। और जो एन गामा एन सी और एन क्यू की जो वैल्यू होगी हम डेस में लेंगे। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर। डायमेंशंस ऑफ द सॉइल सैम्पलर इज गिवन इन द टेबल। तो जो डायमेंशंस है हमको देखिए, इनसाइड डायमीटर दे रखा है, आउटसाइड डायमीटर दे रखा है, कटिंग एज दे रखा है, सैम्पलिंग ट्यूब दे रखी है। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे इनसाइड डायमीटर आपको कुछ ये दे रखा है, आउटसाइड डायमीटर आपको कुछ ये दे रखा है। ठीक है, इनसाइड डायमीटर की यहाँ अगर आप कुछ ये बात करेंगे तो आपको कुछ ये चीज़ मिलती थी, कुछ आप ये देखते थे यहाँ पर इनसाइड डायमीटर में। तो देखिए इनसाइड में आपको ये भी चीज़ मिलेगी और इनसाइड डायमीटर आपको ये भी चीज़ मिलेगी और आउटसाइड डायमीटर आपको ये चीज़ मिलेगी आउट की। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज़ देखिए, इनसाइड डायमीटर 80, 86, 100, 90। तो आपको यहाँ पर देखना हो D2 और D4। D2 और D4 क्या होने वाला है? D2 और D4 देखिए आपको कुछ ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको इनका डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाई ओरिजिनल कर देना है। ठीक है, तो D2 हमें लेना है और D4 लेना है। ठीक है, अपन D4 कर देना है। तो इनका डिफरेंस कितना? 100 - 90 और अपन 90 करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार फिर से उसी डायग्राम को देखिए जहाँ पर हम सैम्पलर, ठीक है, स्प्लिट स्पून सैम्पलर की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, आउटसाइड क्लियरेंस पूछ ले या फिर इनसाइड क्लियरेंस पूछ ले या फिर आपसे एरिया पूछ ले। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द प्लेन फ्रेम शोन इन द फिगर हैज द लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग और नोड्स एच। द स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स के वाई आपको कुछ ये दे रखा है और के थीटा की बात करें तो के थीटा ये हमको दे रखा है।
ये देख सकते हैं और आप ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं। तो सर इसमें फॉर द एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट 30 किलोन्यूटन मीटर एट द नोड एफ, बिल्कुल सही नोड एफ पर मूवमेंट दे रखा है। और क्या पूछा गया है, द रोटेशन ऑब्जर्व्ड इन द रोटेशनल स्प्रिंग एट नोड एच पर यहाँ पर रोटेशन पूछा गया है। तो देखिए सर, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को जरा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये अपना दे रखा है और आप यहाँ से देखते हैं मूवमेंट लगा है। जब हमने इसको हटाया है इसको यहाँ से तो कुछ एफ आर ये गया है और आपका आर ये गया। फिर अगर आप ऊपर देखेंगे ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको आप इधर लाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। जब आप यहाँ से देखिए सर के जेड मिलेगा, के वाई मिलेगा और आप यहाँ से के थीटा मिलेगा। आर इंटू 3 करिए इक्वल टू 30 करिए तो आर की वैल्यू 10 मिलेगी और आर इंटू 3 करेंगे और के थीटा इंटू थीटा करेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू 3 इंटू आर अपान के थीटा। ठीक है, जब आप कुछ ये करेंगे यहाँ पर तो आपको वैल्यू मिलेगी कुछ दिस। ये रेडियन में 10⁻⁴ हमको मिला क्या, रेडियन। जब रेडियन को जब आप चेंज करेंगे डिग्री में तो ये चीज़ आपको पता होनी है। 10⁻⁴ रेडियन है, पूछा क्या डिग्री में, क्योंकि वो कैलकुलेटर से यही पता करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप क्या इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द क्लोरीन इज यूज्ड इन द डिसइंफेक्टेंट इन द म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट इट अचीव द 50% डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी measured in the term of the killing the incubator microorganism equal in the 3 minute minimum time required to achieve the 99% disinfection efficiency would be the 99% disinfection efficiency would be कितनी हो सकती है सर। तो देखिए n0 माइनस n अपान द n0 आपको ये लेगा। तो इसमें n0 अगर इस n की बात करें तो ये कितना n0 e⁻⁻kt। जब सर इसको देखेंगे तो 1 माइनस e⁻⁻kt। तो देखिए इसकी वैल्यू आपको 0.5 दे रखी है e⁻⁻k/3। तो आप यहाँ से k निकालेंगे, k की वैल्यू क्या निकले ln2/3। तो सर अगेन हम इसकी बात करें, अगेन हमें k तो पता चल ही चुका है, k का हमें पता चल चुका है और आप यहाँ पे देख सकते 50% अचीव करी है ना हमने। ये चीज़ डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ने 50% अचीव करी थी। हमें पूछ रहा है 99% जब हम अचीव करेंगे तो कितना होगा। जब हम यहाँ से 99% अचीव कर रहे हैं सर तो यहाँ से हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम हमें मिलेगा 19.93। ओके, अगले क्वेश्चन द अनकन्फाइंड IQ फॉर द 15 मीटर कांस्टेंट थिकनेस एंड सैंडविच्ड बिटवीन 2 एक्यूक्लूड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, 2 एक्यूक्लूड को यहाँ पर सैंडविच, ठीक है सर 2 एक्यूक्लूड्स हैं यहाँ पर और आप यहाँ पर देखिए सर एक एक्यूक्लूड अपना ये है, दूसरा अपना ये है, बीच में अपना IQ चल रहा है कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं। देखिए 55.2 और आप देख सकते 34.1 और एक्यूक्लूड की लेंथ भी आपको कुछ दे रखी है ये। तो सर आपको पीजोमीटर हेड्स दे रखे हैं और आपको इफेक्टिव पोरोसिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी आपको दे रखी है। पूछा क्या है सर, पूछा है आपसे वाटर टाइम टेकन बाय द वाटर टू ट्रेवल थ्रू द एक्वाफर फ्रॉम द पीजोमेट्रिक लोकेशन P and Q के इक्वल टू द 980 मीटर पर डे और एज इक्वल टू 55.2 माइनस 34.1 21.1 मीटर पर सेकंड। और आप यहाँ से एल देखेंगे सर, एल की वैल्यू कितनी है 2500 मीटर और एन की वैल्यू 0.25 और आप यहाँ से सर देखेंगे बी की वैल्यू 15 मीटर।
एज पर डार्सी B इक्वल टू KI, B इक्वल टू KI। 9.259 लेंगे, यहाँ से 10⁻⁻4 करेंगे क्योंकि KI हमको यहाँ से करना होगा। तो देखिए B की वैल्यू आपको मिली कुछ ये। और आप सीपेज वेलोसिटी की बात करेंगे सर, तो सीपेज वेलोसिटी B में जब आप N से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी सीपेज वेलोसिटी कुछ ये 3.125 10⁻⁵। जब आपको सीपेज वेलोसिटी पता ही चल गई है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। जो लेंथ को जब आप वेलोसिटी डिवाइड करें तो आपको टाइम कितना मिलेगा सर, कितना मिलेगा आपको टाइम 925.9 डेज। तो ठीक है, आपको यहाँ से कुछ दिया नहीं रखा है तो आप 925.9 डेज लीजिए। देखिए यहाँ पर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको यहाँ पर डिस्चार्ज वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। डिस्चार्ज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आपको पोरोसिटी सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। सीपेज वेलोसिटी करने के बाद आपको जानते हैं हम क्या होता है, चल बड़ा दूरी बटे समय। ओके, कुछ इस तरह से आप मूव करें क्वेश्चन 44। ओके, अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 44 पे। अब आप देखिए इसमें पूछा क्या है, देखिए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ ये दे रखा है, आपको यहाँ पर 80 और यहाँ से 20 और 20 और इसी 25 वाला दे रखा है। पूछा हाउ मच एंगल थीटा इन द डिग्री द स्ट्रेस एलिमेंट वुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू गेट द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस थीटा। उसको कुछ इस तरह से घुमा दिया जाए कि एट द प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सिस्टम। आपको सारा डेटा दे रखा है, अब आपको टाउ मैक्स कैलकुलेट करना। देखिए तो आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो आप इसका डायरेक्ट ही मोहर सर्किल ड्रा कर लीजिए। 80 दे रखा है, ठीक है, इधर से टेंशन में 80 जा रहा है, कंप्रेशन में 20 जा रहा है। तो आप ऐसा करिए, टेंशन में आप इधर 80 लीजिए, कंप्रेशन में आप इधर 20 लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई सेंटर मिलेगा, सेंटर में आप इस तरह से लाइन डालिए। लाइन डालने के बाद अब आप कुछ सर्किल ड्रा कर लीजिए। तो आपको यहाँ से टाउ मैक्स मिलेगा, यहाँ से आपका 20 जाएगा कुछ ये, क्योंकि हम देखेंगे 80 - 30 80 - 20 डिवाइड बाई 2 तो आपको मिलेगा कितना। और टाउ मैक्स की अगर हम बात करें, नहीं देखिए, जब टाउ मैक्स नहीं बल्कि यहाँ टाउ की बात करें, टाउ यहाँ पे हमें 25 मिल रहा है, यहाँ भी टाउ में 25 मिलेगा। और लेकिन मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे तो टाउ मैक्स वाला कंपोनेंट और यहाँ से अपना 20 वाला कंपोनेंट। तो कोऑर्डिनेट से एट द सेंटर की अगर बात करें तो हमको कुछ सेंटर के कोऑर्डिनेट ही मिल रहे हैं। और देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को ही थोड़ा सॉल्व कर लें, इस ट्रायंगल को ही सॉल्व कर लें थोड़ा, तो हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम थीटा कैलकुलेट करने के लिए 90 - अल्फ़ा कर देंगे, उसमें बाद में थीटा को आधा कर लेंगे, मिल जाएगा एंगल टू बी रोटेटेड। अगला देखिए इन्वर्स हमें इसका कैलकुलेट करना, तो आप इसका इन्वर्स बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर ले जाएंगे। और आप ऑप्शन यहाँ से कुछ क्लिक कर पाएंगे, आप यहाँ से ऑप्शन अपना क्लिक कर पाएंगे, ऑप्शन बी। आप यहाँ से ऑप्शन बी क्लिक करेंगे तो देखिए इन्वर्स, अगर आप मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा तो आपको 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स, 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स, 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 3x3 के मैट्रिक्स का रैंक, 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 2x2 के मैट्रिक्स का रैंक, और 4x4 के मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट और रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल पाइप्स की अगर हम बात करेंगे सर, are used to withdraw the water from the reservoir in the first case. They are attached in the series and also discharge freely into the atmosphere. In the second case, they are attached in the parallel, and friction factor is same both the cases, and the ratio of the discharge and the discharge in parallel arrangement. रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज पूछा गया, पैरेलल अरेंजमेंट इन द सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट की बात करें, सीरीज अरेंजमेंट की बात करें, तो इसमें जो डिस्चार्ज का क्या होगा सिस्टम फंडामेंटल। तो देखिए सर यहाँ पर हमको मिलेगा लेंथ 2L के बराबर हो जाएगा, एक अपना ये था, दूसरा अपना ये था, सीरीज में लेंथ वाली 2L के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर कुछ ये बात करेंगे सर, तो डिस्चार्ज पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में डिस्चार्ज अपना आधा हो जाता है,
पैरेलल में अपना डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, आधा इधर जाएगा आधा उधर जाएगा। तो देखिए, तो कुछ यहाँ से अगर हम दोनों को बराबर कर दें, अगर हम दोनों को कुछ यहाँ से बराबर कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एल वाला भी कट जाएगा। अब ये आएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर कुछ ये हो जाएगा तो आप इसको 8 या 2√2 पुट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कैमरा विद द फोकल लेंथ ऑफ द 20 सेंटीमीटर फिटेड। देखिए फोटोग्रामेट्री का ये क्वेश्चन है। फोटोग्रामेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, फोटोग्रामेट्री पढ़ लीजिए। फोटोग्रामेट्री में आपको रिलीफ डिस्टेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, स्केल वाला आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो चलिए जो भी क्वेश्चन स्केल वाला क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर देते हैं। द कैमरा विद द फोकल लेंथ, कैमरा की फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर फिट इन एन एयरक्राफ्ट फिट कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट पर यूज्ड फॉर द टेकिंग द वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ ऑफ द टेरेन। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन, एवरेज एलिवेशन किसका, टेरेन का, अबव द MSL मीन सी लेवल इज 1200। व्हाट इज द हाइट ऑफ द अबव MSL at which the aircraft must fly in order to get the aerial photograph of scale 1:8000। ये क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है एक कैमरा है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, हमने उसको एक एयरक्राफ्ट पर माउंट कर दिया, फिट कर दिया गया जो हमें वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ किसी भी टेरेन का देगा। और पूछा गया है और बोला गया द एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन अगर मीन सी लेवल के ऊपर 1200 मीटर है तो बताइए व्हाट इज द हाइट अबव द MSL at which an aircraft must fly in order to get the aerial photograph at a scale of 1/8000। ठीक है, तो सर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि स्केल का फार्मूला आता है। देखिए F फोकल लेंथ अपॉन द H माइनस द हाइट अबव द MSL, स्मॉल h को बोले हाइट अबव द MSL। स्केल हमें कितना दे रखा, 1/8000। तो आप जब यहाँ से 1/8000 करेंगे, यहाँ पे ऐसे 1/8000 करेंगे तो 0.2 आपको ये दे रखा है। फोकल लेंथ H माइनस 1200 की बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये जो H हमने कैलकुलेट करी ये वही हाइट है जो जहाँ पर हमारा, अगर ये हमारी हाइट वही है 2800 मीटर, अगर इस हाइट पर हमारा क्या है एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो वहाँ से भी जो इसके जो फ़ोटो मिलने वाला है वो 1/8000 के स्केल में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द राम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW collected from the city contains the 70% decomposable material that can be converted to the methane. The water content of the decomposable material is 30%. An elemental analysis of the decomposable material yields the following mass percent: CHON and others 44%, 44, 6, 43, 0.8 and 6.2. The methane production of the decomposable material is governed by the following stoichiometric relation: CaHbOc(Nd) plus NH2O and CH4 plus S CO2 plus D NH3। The atomic weights C12, ठीक है, हमको ये सारी चीज़ें रही। मास ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड ग्राम पर kg ऑफ द MSW। ठीक है, तो देखिए आपका कुछ क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको W दे रखा है, डिकम्पोजेबल सॉलिड दे रखा है, नॉन डिकम्पोजेबल सॉलिड दे रखा है। तो इस तरह से आप ये सब गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा लिखने के बाद आपको मास फ्रॉम द मास परसेंट गिवन, आपको कुछ ये मास परसेंट गिवन दे रखा है तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, x की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, ABC की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद A बराबर m+s लगाइए। तो आप यहाँ से सारी वैल्यू को फिर से पुट करिए और आप यहाँ से m-s m+s लेंगे तो आपको m मतलब मीथेन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। सर यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगा हुआ था। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कंसिडरिंग द फॉलोइंग असर्शन। IS 455-2000 एयर entrainment to extent of the 3% to the 6% is required to concrete exposed to the marine environment। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए द इक्विवेलेंट एल्कली कंटेंट फॉर द सीमेंट कंटेनिंग
1% and 0.6% to Na2O and the K2O respectively is the approximately 1.4%. Which one of the following statement is correct? तो आपको यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है सर? तो देखिए इसके लिए हमको थोड़ी सी यहाँ पर ये थ्योरी पढ़नी होगी। तो अगर हम IS 456/2000 की बात करते हैं सर, तो फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन अंडर द वेट कंडीशन एग्जिट enhance the durability can be obtained by the use of the suitable air entraining admixture. The entrained air percent can vary from the 4 ± 1 and 5 ± 1, 3 to 6 depending on the size of aggregate. Hence assertion 1 is correct. इक्विवेलेंट एल्किली कंटेंट की अगर हम बात करें Na2O इक्विवेलेंट थी, Na2O की अगर हम बात करें K2O की बात करें तो 0.658 से मल्टीप्लाई करना है। मोलिकुलर रेशियो ऑफ द Na2O एंड टू K2O द 0.658 इक्वल टू हमको कुछ ये मिलेगा इधर 1% प्लस कितना 0.6%, तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी क्या सर? वैल्यू मिलेगी 1.4, वैल्यू मिलेगी 1.4। ऑर्डिनेट्स U of a 2-hour unit hydrograph for the catchment are shown in the table। ठीक है, 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करनी है हमें और कैचमेंट हमको टेबल में दे रखा है। ठीक है, 6 आवर स्टॉर्म देख कैचमेंट हमको कुछ ये दे रखा है और टी दे रखा है और यू दे रखा है, मतलब डिस्चार्ज हमको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आप से देख सकते हैं 2 8 18 32 45 45 30 19 12 7 3 और 0 3 1 और 0 ए 6 आवर स्टॉर्म अकर्स over the catchment such that the effective rainfall intensity is 1 centimeter per hour for the first 2 hours, 0 for the next 2। ठीक है, अगर हम देखिए सर 0.5 सेंटीमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 2 आवर्स की बात करें तो देखिए फॉर द बेस फ्लो हमको कुछ इतना दे रखा है और पीक फ्लो ड्यू टू दिस स्टॉर्म पूछा गया। अगर हम 0 से 2 की बात करें तो टोटल रेनफॉल 1/2 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए। 2 से 4 की बात करेंगे तो हमको 0 और 4 से 6 की बात करेंगे तो 2 × 0.5 सेंटीमीटर कुछ ही है। तो देखिए तो जो ये चीज़ मिली थी हमको, हमने इसको 0 से 2 की अगर बात करें तो हमने इसको 2 के हिसाब से इसको हमने क्या किया था, थोड़ा सा इंटरपोलेट किया था। तो जो हमें वैल्यू दे रखी थी हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया। तो जो भी आगे हमने बात करी इसको हमने 2 से लैग कराया था, आगे हमने 2 से लैग कराया। जो भी वैल्यू हमको दे रखी थी हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कराया, 0 से हमने इसे मल्टीप्लाई कराया, सारी वैल्यू हो गई 0। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने 2 से लैग करा, जब हमने इसको 4 से लैग कराया तो जो भी चीज़ हमने उसको 2 से उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम आगे देखेंगे हमने तीनों का सम ले लिया और जो भी हम देखेंगे यहाँ पर पूछा क्या गया था पीक फ्लो ड्यू टू द स्टॉर्म। पीक फ्लो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 92 मिलेगा, 92 आपको पीक फ्लो मिला है, 92 आपको पीक फ्लो मिला है। और आप इसको इसे बेस में जोड़ेंगे, बेस डिस्चार्ज जितना था, बेस फ्लो 5 था, उसको जोड़ें 97 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब देखिए स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ द हाईवे इज गिवन बाय इक्वल टू 100 - 0.5 के। मैक्सिमम फ्लो की अगर इसमें बात करिए तो U F Kj/4। ठीक है, तो आप यहाँ से UF की वैल्यू आप लीजिए, UF की वैल्यू लीजिए, आप K को 0 करिए 100 मिलेगा। और जैम की बात करेंगे तो आपको मिलेगा K की वैल्यू 200। तो आप यहाँ से करिए कितना सर 200 करेंगे आप यहाँ पर 100 करेंगे 4 करेंगे मिलेगा कितना 5, 4 बार 0, 5 3 बार 0। आपको UF कैलकुलेट करने के वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। जब जाम नहीं लगा है तो कितना होगा, ठीक है, तो इतना 100 निकल आएगा। अगर हमें क्या लेना है, अगर हमें KJ लेना है तो U की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। KJ लेना है तो U की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी।
बहुत ही आसान तरीका था ये। अब देख, कंसीडर द हेमी टैंक ऑफ द रेडियस 13 मीटर shown in the figure, not drawn to the scale, the volume of water when the depth of water at the center of the tank is 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे जो टैंक के सेंटर पे जो डेप्थ है वो 6 मीटर है। अब आपको यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सर। वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वाई एक्सिस रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कल। जब आप सर्कल को बाई से रिवोल्यूट करेंगे तो सर हमको मिलेगा क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, पाई लीजिए, y1 y2 लीजिए, x का स्क्वायर करिए आप यहाँ से, dy करेंगे आप यहाँ से 169 करेंगे, माइनस y माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे, 0 से 6 करेंगे, पाई आप यहाँ से ले जाएंगे, डी वाई आपका ये चल ही रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, वो भी वैल्यू मिलेगी 396 पाई। तो आप वही आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। टिम्बर पाइल ऑफ द 8 मीटर डाया ऑफ दिस 0.2 मीटर ड्राइवन विद द ड्रॉप हैमर द 20 किलो न्यूटन falling freely 1.5 meter. Total penetration of the in the pile last 5 blows with a charge for 40 mm. The engineering new record formula assume the factor of safety 6, empirical factor 2.5, safe load carrying capacity। ठीक है, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर सी की बात करें तो सर सी की बात इसमें कितनी करी है 2.5 सेंटीमीटर सर, तो 0.025 मीटर हो गया। और यहाँ से आपको ये टाइम देखा 0.008 मीटर हो गया। और पहले आप क्यू निकालिए, 20 करिए इंटू 1.5 करिए और आप यहाँ से 0.025 प्लस 0.008 करिए और आप यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे मिले कितना 909.09। इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फॉर्मूला WH/S+C। अब आप यहाँ से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा 6, तो आप 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मिले कितना, सेफ लोड करेंगे कैपेसिटी 151.515। अब आप यहाँ से एक और क्वेश्चन दे रखा 2 मीटर इंटू द 4 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग हैज़ टू कैरी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 120 kPa as shown in the figure as per the 2:1 the depression method stress distribution increment in the vertical stress at the depth of 2 meter below the footing, incremental in the vertical stresses। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस में इंक्रीमेंट किसने सर बात करी है, तो आपको क्या करना है 120 लेना है, 2 करना है इंटू 4 करना है। अब सर आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस एच करेंगे प्लस 4 प्लस एच करेंगे। ठीक है, जब 2 प्लस एच करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जब 2 प्लस डेप्थ को आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए सर डेप्थ आपको कितनी दे रखी है, डेप्थ आपको 2 दे रखी है, 2 को जब आप इधर से करेंगे कुछ यहाँ, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 1 इधर मिलेगी और 1 आपको इधर मिलेगी, तो आपको 4 मिलेगा। उधर से जब आप देखेंगे तो वो भी आपको कितना ही मिलेगा, 4 प्लस 2 मिलेगा 6 हो जाएगा। और 120 चल रहा है, 2 इंटू 4 ये चल रहा है, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 4 से 4 12 दूनी 40 40 kPa। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द स्ट्रेस कुछ आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए सर, dy ओवर द dx ln x ठीक है इक्वल टू द बाई। सोल्यूशन फॉर द अब इक्वेशन k denotes ए कांस्टेंट इन द पोजीशन। ठीक है, कांस्टेंट इन द ऑप्शंस। ठीक है, के कांस्टेंट्स इसमें पूछा गया, के कांस्टेंट को पूछा गया सर, या फिर आप के डिनोट्स द कांस्टेंट। ओके, तो फिर चलिए ये आप कुछ दे रखा है dy dx x ln x इक्वल टू बाई। तो आप क्या करिए dx वाले को अलग करिए, वेरिएबल सेपरेशन, dy को आप यहाँ पर लाएंगे बाई और dx को आप इधर ले जाएंगे x ln x। कुछ इस तरह से आप जब करेंगे सर तो ln x
आपको मिलेगा कितना टी, आप इसको मानेंगे कुछ तो आपको मिलेगा क्या dy ओवर इसका मिलेगा ln बाई, तो 1/x को आप मानेंगे क्या dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो आपको dy ओवर बाई आप करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी क्या ln बाई, इधर मिलेगा ln t प्लस ln k, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे बाई इक्वल टू द के टी, बाई इक्वल टू द के टी, बाई इक्वल टू के और टी की वैल्यू कितनी है भाई ln x। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें क्या है भाई अपना सारे क्वेश्चंस ठीक है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 65, साथ ही साथ हमने इसमें एप्टीट्यूड और सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी देखे हैं, और हमने इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का भी तरीका देखा, किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और हमने ये भी कुछ देखा कि आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, अभी जैसा कि मैंने 2020 का मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन अपलोड किया है, उसमें भी आपने अगर नहीं देखा तो उसको देखिए, तो आपको पता चलेगा आपके क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, और उसी तरह से आप अपनी तैयारी को और भी इन्हेंस करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।